अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब कोई चार्ज रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें अपन को पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो एक्चुअली में चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, वो होता है एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मास की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों को वो एक्सपीरियंस करता है। मैग्नेटिक फील्ड अपन ने 10th में पढ़ रखा है, और अपन को पढ़ना है मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उससे पहले चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लेट्स नो अबाउट देम। सबसे पहले तो चार्ज जो है अपना, उसको अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अपना जो चार्ज का एक चार्ज का जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। दिस इज मैग्नीट्यूड। अगर इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं अपन यानी नेगेटिव, सो -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा। और if अपन पॉजिटिव का देख रहे हैं मीन्स प्रोटॉन का, सो अपना हो जाएगा 1 + 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अगली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? वो होती है अपनी कूलम। ऐसा यूनिट अपनी कूलम होती है। और सीजीएस में भी ये यूनिट होती है जो कि काम नहीं आती, बट उसे अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन। बहुत कम होता है जो कि ये कोई पूछ ले, बट जनरली बोर्ड्स में तो नहीं आएगा। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 into 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। और इसी फ्रैंकलिन को अपन स्टैटिक कूलम बोलते हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, I is equal to Q upon T, where Q is charge, T is time, I is current। सिर्फ अपन T को यहाँ भेजेंगे तो अपना Q की जो डायमेंशन आएगा वो आएगा IT के फॉर्म में। मतलब अपना जो Q का डायमेंशन है, चार्ज का जो डायमेंशन है, वो आएगा I यानी एम्पियर, करंट है क्योंकि, और T टाइम, AT। अपना जो चार्ज होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज जो है अपना वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी अपन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। मतलब ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इफ अपन इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका जो चार्ज है और इसका जो चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी n + n/2। मान लो ये n है इस पे चार्ज और इस पे n डैश चार्ज है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर इस पे 10 कूलम है तो जब इसको अपन ये ब्रेक करेंगे तो इस पे 5 कूलम बचेगा और इस पे 5 कूलम बचेगा। अपनी जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि एक न्यूट्रल बॉडी है, एक्चुअली में चार्ज होता क्या है? चार्ज आता कैसे है किसी बॉडी पे? चार्ज क्या होता है? मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है अपनी, उसको अपन ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कुछ अपन ने उसमें थोड़ा सा मास डाल दिया, इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, अगर अपन ने वो उसमें डाल दिया तो अपना जो बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ही आया, तो उसमें न्यूट्रल बॉडी का मास प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास प्लस हो गया, मतलब थोड़ा सा मास बढ़ा, भले बहुत कम बढ़ा लेकिन बढ़ा। और उससे अगर ये डाला तो ये न्यूट्रल बॉडी अपनी नेगेटिव में चार्ज हो गई। इफ अपन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब इससे अपन ने कुछ निकाल लिया, यानी इसका जो मास है वो कम हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ऑल चार्जेस विल हैव मास। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है वो भी मास कैरी करता है, और उसकी वजह से भी जो एक्चुअल बॉडी का मास है उस पर फर्क पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होता क्या है, मान लो अपनी एक बॉडी है, इसमें चार्ज तो पूरे पे होता है, मगर अपन क्या करते हैं पॉइंट चार्ज में, अपन इस पूरी बॉडी का जो पूरा चार्ज होता है वो बस इधर मानते हैं, मतलब इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे अपन 11th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इधर पे सारा मास मानते थे, वैसे इधर पे अपन पूरा चार्ज मानते हैं, और पॉइंट चार्ज बहुत ही छोटा सा होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक्चुअली में एक हाइपोथेटिकल चीज है जिसमें अपन अपने डेरिवेशंस को इजी करने के लिए अपन टेस्ट चार्ज लेते हैं, जिसकी वैल्यू 1 कूलम होती है, जो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो साइज है बहुत स्मॉल होता है, और इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से अपन इसको डेरिवेशंस में यूज करते हैं ताकि अपन इसको इससे इजीली डिराइव हो जाए। बिकॉज 1 कूलम का करेंगे तो अपन n टाइम्स ऑफ समथिंग करेंगे तो ऑलरेडी अपन को बड़ी वैल्यू मिल सकती है अगर एक का अपन ने निकाल लिया तो। अगला है अपना एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसे कि मैंने बताया था कि अपना जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो फिर मान लो अपनी एक बॉडी है जिसमें यहाँ पे Q1 चार्ज है, या Q2 चार्ज है, या Q3 चार्ज है, या Q4 चार्ज है, बट बिकॉज इट इज एक स्केलर क्वांटिटी तो इसका अपन को अगर Q नेट निकालना है तो वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 से, और इस Qn भी चार्ज है तो अपना आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Qn, and this is our formula। अगली चीज है चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज कभी ना बना सकते हैं अपन ना कभी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल अपन ने एक ये मटेरियल लिया, प्लस अपने पास यहाँ एक ये मटेरियल है, अब अपन ने इसको एक दूसरे, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, अपन जब इसको पास लाए इन दोनों को तो क्या हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की ओर जाएंगे, अपन ने इसको कांटेक्ट किया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हर एक प्लस के पास चला गया ताकि इसको न्यूट्रल कर पाए। सो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये न्यूट्रल हो गया अपना, और अपना जो ये वाला मटेरियल है इस पे पॉजिटिव का चार्ज चढ़ गया बिकॉज इसने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, और इफ इस पे भी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता, बट वो आए नहीं बिकॉज स्टेबल हो गया। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। सो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब Q is equal to plus minus NE, and this is king formula, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना जो n है वो है प्लस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये अपन को एक और चीज बताता है कि देखो अपन ने कभी सुना है क्या कि ये अपने पास मान लो Na का सोडियम का एटम है, इससे अपन ने आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, या इसमें अपन ने 3/2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कभी सुना है नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा कभी। सो इलेक्ट्रॉन अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी होती है अपने पास पार्टिकल्स जिसको अपन क्वार्क बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बट अपन को पढ़ने की नीड नहीं है, वो बहुत हायर स्टडीज के लिए। अपन को इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक बाहर आएगा या तो एक अंदर जाएगा, कभी भी आधा या फिर 1.5 2.5 5.5, कभी भी इस वे में इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं जाता। इसी पे अपना बेस्ड है अगला क्वेश्चन। इसमें अपन को पता करना है विच ऑफ द चार्ज इज पॉसिबल। सो अपन को चार्ज तीनों चार चार्ज दे रखे हैं। अपना जो पहला चार्ज है 1.6 × 10 की पावर -10 कूलम। अपन को क्या पता है फॉर्मूला Q = N। अब चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए अपन को ये पता करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अपने पास चार्ज है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, Q/,
तो अपन इसको Q अपॉन N सॉरी E कर दें तो अपन को N की वैल्यू मिल जाएगी। अपने पास चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 से 1.6 कट गया 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर +19 यानी 10 की पावर -1 ओ सॉरी 19 है 10 की पावर 9 +9 इलेक्ट्रॉन्स। सो अपने पास 10 की पावर +9 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल है यानी अपना जो पहला चार्ज है पॉसिबल है। दूसरा चार्ज क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -18 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। अब इसको सॉल्व करते हैं Q अपॉन E अपन को N देगा 1.6 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 1.6 से 1.6 कट गया 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर +19 यानी अपने पास आ गया 10 की पावर 1 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास पॉसिबल है सो अपने पास बी चार्ज भी सही ऑप्शन हो गया। अब अगला ऑप्शन है अपने पास 64 इंटू 10 की पावर -20 सी ऑप्शन 64 इंटू 10 की पावर -20 कूलम। अब अपन के पास फॉर्मूला तो है Q अपॉन E इज इक्वल टू N सो 64 इंटू 10 की पावर -20 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब अपन अगर इसे काटेंगे इसको अपन ने पॉइंट हटा लिया तो यहाँ पे +1 हो जाए -1 ऐड हो जाएगा यानी सॉरी हाँ +1 ऐड होगा तो ये अपना बन जाएगा 64 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 10 की पावर -19 वेट सॉरी 21 बनेगा हाँ ऐड हुआ है ना 21 बनेगा 10 की पावर -21 तो ये अपना कट जाएगा 1 4 से और इससे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 40 हो गया अपना और फिर ये 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा ये 10 की पावर -1 मतलब 4 ये इसको अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ये भी पॉसिबल है यानी अपना सी ऑप्शन भी सही हो गया। अपने पास जो अगला ऑप्शन है वो है 4.5 इंटू 10 की पावर -19 ऑप्शन डी 4.5 इंटू 10 की पावर -19। अब इसमें अपन क्या करेंगे Q अपॉन E will give us N so 4.5 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये कट गया अपना पूरा पॉइंट अपन ने हटाया 45 में 16 बचा सो ये कुछ आएगा अपना 2.81 इलेक्ट्रॉन्स यानी N की वैल्यू अपनी आ रही है 2.81 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पॉसिबल है 2.8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है क्या नहीं अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मतलब ऊपर के 3 चार्ज पॉसिबल है नीचे का एक पॉसिबल नहीं है। So next question is what is the total charge on 75 kg of electron? टिपिकल लग रहा होगा बट है नहीं। सबसे पहले तो अपन के पास फॉर्मूला क्या है वो लिख लो सबसे पहले Q इज इक्वल टू एन ई ये साइड में लिख लिया। अब ये यूज कैसे होगा अपन के पास चार्ज नहीं है चार्ज ढूंढना है अपन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है अपन के पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है तो अपन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें अपन के पास मास दे रखा है कितना अपन के पास इलेक्ट्रॉन है और अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का मास है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर -31। सो इफ अपन इसको इससे डिवाइड कर दें इस वैल्यू को इफ अपन इस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो अपन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा सो 75 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -31
ये अपना आ जाएगा 8 टाइम्स 72 8.2 हाँ 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 31 आपके पास ये वैल्यू आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब इस वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो अपन के पास टोटल चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू N है अपने पास 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू अपन के पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 तो सॉरी प्लस 31 रहेगा ये ऊपर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब अपन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो अपने पास आएगा 1.312 इंटू 10 की पावर 13 एक्चुअली में ये आएगा 13.12 इंटू 10 की पावर 12 बट अपन जब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा। ओके सो आवर आंसर इज दिस 1.3 इंटू 10 की पावर 13 कूलम। So our next topic is interaction of charges. So interaction of charges से मतलब क्या है कि दो चार्ज एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे। अपन ने मान लो एक चार्ज लिया ये पॉजिटिव दूसरा चार्ज ये लिया है पॉजिटिव 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 क्या करेंगे ऑब्वियस सी बात है रिपेल ये इसको यहाँ फेंकेगा और ये वाला इसको यहाँ फेंकेगा। अपन ने फिर अगला एक सेट ऑफ चार्जेस ले लिया डेट इज पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करेगा पॉजिटिव इधर जाएगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा यानी ये अट्रैक्टिव हो गया। अगली जो अपनी कंडीशन हो सकती है वो अपनी हो सकती है नेगेटिव और नेगेटिव की सेम चार्ज है एक दूसरे को ऑब्वियसली रिपेल ही करेंगे लाइक ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक ऑलवेज अट्रैक्ट। ओके अगली चीज है अपनी चार्जेस आर इनवेरिएंट मतलब क्या होता है मतलब वेरी नहीं करते किसी चीज पे इसकी वैल्यू किसी चीज पे वेरी नहीं होती। जैसे अपन देखते हैं कि अपने पास मास है टाइम है वो वेरी कर जाता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे जैसे इंटरस्टेलर मूवी अगर देखी हो तो उसमें क्या होता है वो इतनी तेज ट्रेवल करता है कि वो तो यंग ही रहता है उसकी जो एज है वो उतनी कांस्टेंट है बट अर्थ पे 40 साल 50 साल बीत चुके हैं मतलब टाइम स्पीड ऑफ लाइट के साथ वेरी करता है। बट अपना जो चार्ज है उसको आप भले 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड पे चला लो अगर वो 2 कूलम था तो वो कुछ देर बाद भी 2 कूलम ही रहेगा इस स्पीड पे चलने के बाद या तो आप उसे स्पीड की लाइट पे चला लो स्पीड ऑफ लाइट पे चला लो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड पे चला लो इफ वो 2 कूलम था तो कुछ देर बाद उस स्पीड पे चलने के बाद भी 2 कूलम ही रहेगा चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए बोलते हैं अपन इनवेरिएबल। ओके नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ चार्जेस विद मोशन। अब ये मत पूछना कि ये तो अपन रेस्ट की पढ़ रहे हैं तो बिहेवियर ऑफ मोशन ले आए एंड ऑल ओके पढ़ लेते हैं। सो एक अपना एक पॉजिटिव चार्ज है वो रेस्ट पे है सो वो जो है उसके पास बस इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। एक अपना जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगी। एक अपना चार्ज है वो एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेट मतलब यहाँ उसकी 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू थी या 4 हो गई या 8 हो गई तो उसको अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रहेंगे और वो एक साथ जुड़ के रहेंगी उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड और वेव्स। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला है अपना कंडक्टर और इंसुलेटर।
कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है, वही टिपिकल चीज है ना, आती ही नहीं है, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा। तो कंडक्टर जो अपना है ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अपने पे मान लिया कि मेटल का वो है ब्लॉक है, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ये जो रेड कलर की ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं बट मैं एक ही एज्यूम कर रहा हूँ ताकि समझ पाए। ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, हो सकता है कुछ देर बाद ये यहाँ आ जाए, कुछ देर बाद यहाँ आ जाए, कुछ देर बाद इधर आ जाए, कुछ देर बाद वापस उधर ही आ जाए था, तो ये मूव कर सकता है। और जब इसको अपन किसी वायर से जोड़ते हैं और यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो इसके थ्रू ही मूव कर जाते हैं। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री रहते हैं, वो मूव कर सकते हैं, उनकी इतनी फ्रीडम है। और इसके एग्जांपल अपने पास हो गए मेटल, ह्यूमंस, अर्थ एक्सेट्रा। बट एक अपना जो इंसुलेटर होता है उसमें क्या होता है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये जो ब्लू लाइन है वो उसका पाथ है इलेक्ट्रॉन का, वो इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। सो जब इससे अपन इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये रिपेल करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा और मूव नहीं करने देगा, अंदर स्पेस ही नहीं है, फ्री स्पेस ही नहीं है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर सकता। और इसका जो अपने पास एग्जांपल है दैट इज प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। ओके, so when 10 की पावर 14 electrons are removed from a neutral metal, then charge on metal is। सबसे पहले तो अपने पास क्या फॉर्मूला है चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू एन ई। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपन को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अपन को दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे निकाल लिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन पे 10 की पावर 14 है। फिर उसका अपन को चार्ज बताना है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। चार्ज अपना 10 की पावर 40 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये अपनी तो इक्वेशन बन गई। सो अपना चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 14 5 -5 कूलम। बट पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मूले में अपना क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, वो कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन में देखो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, मतलब जो अपना मेटल है, जो न्यूट्रल मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन लिए यानी निकाले हैं, मतलब पॉजिटिव का चार्ज। सो अपना जो आंसर है वो है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। ओके, और एक और फैक्ट है 1 कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -5 माइक्रो कूलम। सो 1.6 सॉरी एक करेक्शन, 1 कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम होता है। एक अपन ने पॉइंट इधर शिफ्ट किया थे 10 की पावर 6 हो जाएगा -6, तो अपन बोल सकते हैं 16 माइक्रो कूलम। Both the answers are correct, this one and this one too. Okay, method of charging। सबसे पहला तो फ्रिक्शन, ये चीज तो अपन ने बहुत बार ट्राई की है, बहुत बार। ओके, तो सबसे पहले तो है फ्रिक्शन। तो इसमें है ना सबसे मस्त चीज ये है कि अपन इससे इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को ही चार्ज कर सकते हैं। कैसे, चलो देखो, एक ये आपने स्केल लिया, ये आपका सर है, अब स्केल को रब किया सर पे, सो रब करने से क्या, फ्रिक्शन की वजह से रब करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा दोनों बॉडीज के बीच। सो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अपने हेड पे वो इस पे आ जाएंगे स्केल पे, सो ये अपना नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा।
और अपना जो हेड है इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, इसलिए पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। तो अपन जब इस नेगेटिवली चार्ज स्केल को जब अपन किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे, तो वो जो पीस ऑफ पेपर है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, बट पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। इसलिए अपन ने देखा है कि स्केल को जब रब करके अपन किसी पेपर के पास ले जाते हैं तो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। सेम एग्जांपल अपन ये भी ले सकते हैं कि बचपन में अपन देखते थे कि बलून को हेड से रब करो, क्योंकि तेल से होता था, बट तेल नहीं होता था, वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते थे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से वो दीवार पे स्टिक हो जाता था, बिकॉज दीवार पॉजिटिव चार्ज और अपने बलून पे नेगेटिव का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। जब तक उसकी चार्ज रहता था, जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो जाता था, तब तक वो स्टिक रहता था दीवार पे। अगला है अपना इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है? इट एक्चुअली इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। इसमें क्या होता है, एक अपन न्यूट्रल बॉडी का यूज करते हैं और एक अपन चार्ज बॉडी का यूज करते हैं। तो मान लो अपने पे ये स्फीयर है, न्यूट्रल है, और इसके पास अपन लाए पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब अपन इस रॉड को इधर लाए तो पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा इस स्फीयर का, पॉजिटिव की वजह से, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करके पीछे की ओर पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। बट स्टिल इट इज अ न्यूट्रल थिंग। सो अपन क्या करेंगे, इसको अपन स्फीयर को एक अर्थ वायर से अपन कनेक्ट कर देंगे। इट इज अ फैक्ट दैट अर्थ कैन एक्सेप्ट और गिव इंफिनिटी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अपन ने जब इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव का चार्ज है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, और उसकी वजह से अपना जो ये एरिया है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अपने पे बचा क्या फिर नेगेटिव चार्ज, यानी इस स्फीयर पे एक्स्ट्रा में नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी जो अपना स्फीयर है वो जो पहले न्यूट्रल था उसको अपन ने अब नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। और तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, बट वो न्यूट्रल हो गया है। उसका इस एरिया का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अपन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है अर्थिंग की वजह से। तो इस वजह से जो ये है इस पे एक्सेसिव ऑफ नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसकी वजह से आए ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन चुका है वाया इंडक्शन। सो इंडक्शन इज अ चार्जिंग मेथड ऑफ अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज्ड बॉडी और ऑब्जेक्ट। ओके, अगला जो अपना मेथड है वो है अपना कांटेक्ट। कांटेक्ट में अपन क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था फॉर्मूला टाइप आपको। तो आइडेंटिकल अपन ने स्फीयर लिए, उसको अपन ने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये न्यूट्रल था, ये 10 कूलम का चार्ज रखा था, अपन ने कनेक्ट किया, सो जो चार्ज है वो इधर फ्लो करेगा, और इसके ये जो चार्ज है वो दोनों बॉडीज में इक्वली डिवाइड होगा, जिसका रीजन है पोटेंशियल, क्योंकि अगले चैप्टर का टॉपिक है। सो अपन जब इसका जो बीच का अपन जब कनेक्शन तोड़ देंगे तो इक्वली डिवाइड होगा। सो इसमें मान लो अपन ये Q1 है, ये Q2 है, तो अपना जो फॉर्मूला Q नेट का बनेगा, दैट विल बी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी 10 प्लस 0 अपॉन 2, यानी एक बॉडी पे जो अपना चार्ज है वो 5 कूलम है। इसको अपन या तो Q नेट बोल लें, इफ ये भी चार्ज होता तो Q नेट बोलते, बट ये न्यूट्रल है तो अपन ने 0 ले लिया। या तो अपन बोल रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन वन बॉडी। तो अपना जो एक बॉडी पे चार्ज जो बचा है वो इक्वली डिवाइड हुआ, सो इस पे 5 कूलम आ गया, इस पे 5 कूलम आ गया, जब अपना जो कनेक्शन था ये ब्रेक हुआ। सो इस बॉडी के लिए भी ये फॉर्मूला है, इस बॉडी के लिए भी ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन, मैं मन से बनाता हूँ। अपने पास ये 3 स्फीयर है, ये 10 कूलम का प्लस 10 कूलम, ये प्लस 2 कूलम का है, और ये अपना माइनस 8 कूलम का है। तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पहले अपन ने इसको कनेक्ट किया एक दूसरे से, फिर इनका कनेक्शन तोड़ दिया, और वो कनेक्शन तोड़ने के बाद अपन ने फिर इन दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया। सो A, B और C पे चार्ज कितना है, अपन ने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2,
क्यों वैसे चार्ज को बोलते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये भी चार्ज ही है तो मैंने इसे उससे सिम्बलाइज किया, वरना एक्स वाई जेड किसी से भी अपन ले सकते हैं इसको। सो Q1 अपना क्या है, फॉर A टू B 10 कूलम प्लस 2 कूलम अपॉन 2 which will give us 12 by 2 that is 6 कूलम। सो इस अपन पे A पे भी 6 कूलम आ गया प्लस 6 कूलम और B पे भी प्लस 6 कूलम आ गया। अब फिर अपन ने ये टूट गया, इसको ब्रेक कर दिया, अब अपन ने इन दोनों बॉडी को कनेक्ट किया B टू C। अब एक यहाँ पे क्लिक पॉइंट की बात है, अपन ने इसको कनेक्ट किया था तो ये 2 कूलम नहीं बचा, इस पे 6 कूलम का चार्ज आ गया। तो अब अपन जब इसकी जो वैल्यू लेंगे वो अपन लेंगे प्लस 6 कूलम माइनस 8 कूलम अपॉन 2, बिकॉज ये अब अपन ने पहले इसको कनेक्ट किया तो इस पे अपना कुछ और चार्ज आ गया, कुछ और चार्ज आने की वजह से इस पे जो अगली अपन इस पे जब कनेक्ट करेंगे तो इस पे जो न्यू चार्ज है इस वैल्यू पे, इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो न्यू चार्ज है अपन उसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर 2 कूलम थोड़ी रहेगा, इनने जो शेयर किया है, म्यूचुअल शेयर जो किया है चार्ज, उसकी वजह से ही तो इस पर असर पड़ेगा, बिकॉज ये तो ब्रेक हो गया है, अब ये कनेक्टेड है। तो अपना जो चार्ज आएगा डेट विल कम 8 माइनस 2 अपॉन 2 कूलम दैट इज माइनस 1 कूलम, यानी A पे चार्ज है अपना प्लस 6 कूलम, B पे और C पे जो अपना चार्ज है डेट विल बी माइनस 1 कूलम। Okay, so next is our Coulomb's law. Typical thing, very typical है ना। Coulomb's law कुछ नहीं है, सिंपल सा एक डायग्राम बनाओ, समझो। ये अपन ने चार्ज रखे हैं प्लस Q और इसे प्लस Q मान लो। सो एक दूसरे को इधर भी धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन लिया है R। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी जो फोर्स है वो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कूलम्ब्स लॉ ये भी बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये जो बीच की जो अपनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनवर्सली रिलेशन में, यानी F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर अपन इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे सो वी विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए वी विल ऐड अ कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं परमिटिविटी। सो कांस्टेंट क्या है, ये अपना जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एक्चुअली में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो एप्सिलॉन नॉट है अपना इसी को बोलते हैं अपन परमिटिविटी, और फॉर एयर इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एयर के लिए जो परमिटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट की दैट विल बी इन द एयर। और अपनी जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है दैट इज 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब अपन इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, यानी K की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी दैट इज 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अपना जो नया फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अपन को जनरली ये वाले फॉर्मूले पे काम करना है, बिकॉज जनरली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह कट जाता है, और जब कुछ नहीं कट रहा है देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द K कांस्टेंट।
So next topic is dielectric constant. So dielectric constant बहुत ही सिंपल चीज है. Actually में it is a ratio between the permittivity of air upon permittivity of any medium. So अपन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो अपन ने ये अपना जो चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q1 Q2 ये r डिस्टेंस पे रखा है इन एयर. तो अपना जो वैल्यू आएगी इसके लिए आएगी एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. और अपना जो एक और सेम चार्ज सेम सिस्टम अपना पानी के अंदर रखा है मान लो या किसी मीडियम के अंदर है. Q1 Q2 डिस्टेंस इसका r है और इसकी एप्सिलॉन वैल्यू है परमिटिविटी की. एप्सिलॉन नॉट बस एयर के लिए यूज होता है बाकी सब के लिए एप्सिलॉन यूज होगा. तो अपना जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. और जब अपन इन दोनों जो वैल्यू आई है अपने पास इन दोनों वैल्यू को जब अपन डिवाइड करेंगे then we will get f naught upon f is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon r square. और नीचे रहेगा 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon r square. So ये तो कैंसिल आउट हो गया अपना. अब अपने पास बचा क्या f नॉट अपॉन f इज इक्वल टू 1 एक्चुअली 1 नहीं ऊपर आ जाएगा अपना. तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई से 4 पाई कट गया. तो अपना रिलेशन क्या आया f नॉट इज इक्वल टू f नॉट अपॉन f इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसी को अपन k से डिनोट करते हैं और यही है अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जिसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो अपना है परमिटिविटी एट एयर. जो एप्सिलॉन है वो है परमिटिविटी एट एनी मीडियम. अपन इसको लिख सकते हैं मतलब f अपॉन f नॉट इज इक्वल टू k क्योंकि k की वैल्यू तो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये अपन ने तो निकाली थी. इसी को क्या बोलते हैं f नॉट ऊपर है सॉरी. So what if अपन इसको इंटरचेंज कर दें f नॉट अपॉन k इज इक्वल टू f. मतलब जो अपना f नॉट इज द फोर्स इन एयर एंड f इज द फोर्स इन एनी मीडियम. तो जो मीडियम का जो फोर्स है वो अपना क्या आएगा जो अपनी एयर फोर्स जो एयर की वैल्यू है उसको अपॉन में समथिंग है किसी भी चीज के अपॉन में कुछ भी वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से कम आएगी. यानी एफ नेट की जो वैल्यू है जो न्यू फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू अपनी कम आएगी और वो उसको अपन डिवाइड करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से. फॉर एग्जांपल वाटर ले लें. इफ ये वाटर होता सो अपनी जो एफ नॉट जो एयर की परमिटिविटी की वैल्यू है जो फोर्स अपन को एयर की परमिटिविटी की वजह से मिल रहा है वो एक कांस्टेंट से कम हो जाएगा. जो वाटर का कांस्टेंट रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का रहेगा वो उसमें डिवाइड हो जाएगा. मतलब जो एयर की जो फोर्स की वैल्यू है वो वाटर में कम हो जाएगी. समझ आ रहा है. बस यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और इसी पे अपना अगला क्वेश्चन भी है. टू चार्जेस हैज फोर्स 100 न्यूटन व्हेन डिप्ड इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 4. फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम. अब अपने पास फॉर्मूला है F नॉट अपॉन K इज इक्वल टू F न्यू F मैड या F न्यू जो बोलना है बोल सकते हैं. सो F नॉट की वैल्यू अपन को यहाँ दी हुई है 100 न्यूटन अपॉन अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है 4. ये कटा 25 न्यूटन. मतलब जो नया फोर्स जो है उसकी वैल्यू 25 न्यूटन रहेगी. 4 टाइम्स कम हो गया है. लिक्विड में जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो गया है.
और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि व्हाई वाटर इज गुड सॉल्वेंट। अपना ये कंटेनर है, ये वाटर है, इसमें मान लो अपन ने NaCl डाला है। वो जल्दी कैसे डिजोल्व हो जाता है? अपन ने जरा से चम्मच घुमाई, अब वो पूरा डिजोल्व हो गया। हाउ? तो होता क्या है ना, जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बीच में भी फोर्स रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा एयर में। और इफ अपन ने उसको वाटर में डाला तो फोर्स कम हो गया। कम फोर्स हो गया तो उसे ब्रेक करना बहुत ईजी है। सो जो अपना वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अपना होता है 80, यानी F0/80 is the force in water. if अपन ने 1 न्यूटन फोर्स मान लिया, यानी 180 टाइम्स कम होगा फोर्स वाटर के अंदर। सो 180 टाइम्स बहुत ज्यादा होता है। 1/80 टाइम्स, सॉरी 1/80 टाइम्स फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत कम हो गया। सो NaCl इसलिए इजीली ब्रेक कर जाता है, इसलिए वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। ओके, सो अब आया है थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन। ओके, सांस ले लो। अपन ने एक ग्राफ बना लिया जिसमें एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। सो Q1 को धक्का किधर लगेगा? इधर। Q2 को इधर लगेगा। अपन क्या फॉर्मूला क्या, F = Q1 Q2/R²। सो बट वो इधर कैसे लगेगा? वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं अपन, उस वाला को उसमें लगाना पड़ेगा। सो वेक्टर डिस्टेंस इसकी यहाँ से R1 हो जाएगी और इसके लिए R2 हो जाएगी। R1 R2 ये हो गया अपना F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये हो गया अपना F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये रेस्ट पे है, मतलब ये हिल नहीं रहे, यानी F12 की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी F21 के मॉड में, बिकॉज डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। तो क्या अपन इसको सिंपल F से डिनोट कर सकते हैं? अब इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस रहेगा, जिसको अब अपन ने वेक्टर में पढ़ा था 11th का बेसिक वेक्टर इफ देखें। सो ये जो रेड कलर का डिस्टेंस है वो कैसे डिनोट होता है? मान लो ये x है, ये y है, या फिर इफ इतना कॉम्प्लिकेट भी ना करें अपन तो सिंपल सा लॉजिक लगाएं। डिस्टेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इस डिस्टेंस को निकालना है, बीच के डिस्टेंस को, तो फाइनल माइनस इनिशियल। इफ अपन फोर्स अपन अपन इधर का ले रहे हैं तो फाइनल पॉइंट क्या है ये, इनिशियल पॉइंट क्या है ये, यानी फाइनल R2 माइनस R1। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। समझना, फोर्स अपन ने फोर्स इधर का भी ले सकते हैं। इफ अपन इधर का फोर्स लेंगे F12 देन इट विल बिकम R1 माइनस R2, बट अपन ने अभी क्या लिया है F21, मतलब R2 माइनस R1 हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, फाइनल ये है, इनिशियल ये था। तो अपनी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर में, फाइनल माइनस इनिशियल के थ्रू। इफ अपन अब इसमें फॉर्मूले में रखे अपने F = K Q1 Q2/R²। R माने डिस्टेंस अपनी क्या थी? R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अब अपन वेक्टर को कैसे अपन तोड़ते हैं? वेक्टर को, अपना जो ये वेक्टर है मान लो F21 है, इसको तोड़ेंगे कैसे? मॉड ऑफ F12 इनटू डायरेक्शन।
ये अपना फॉर्मूला है, बेसिक वेक्टर का लॉ है कि कोई भी वेक्टर टूटेगा तो वो उसी के मॉड प्लस उसके डायरेक्शन के मल्टीपल में टूटेगा। तो अपन इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालें? अपन के पास क्या है, फोर्स है। ओके, थोड़ा इजी वे में देखते हैं। तो इफ अपन इसको इस फॉर्म में लिख लें, ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए कैप ए, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। डायरेक्शन निकालना क्या है, उसका जो वेक्टर है उसी के मॉड से उसको डिवाइड कर दें अपन। सो वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सो इस केस में, अपने वाले केस में अपन को कैसे मिलेगा, अपन के पास ए कैप अपन को ढूंढना है। वेक्टर है अपन को क्या मिल गया है, r2 माइनस r1, और इसी का मॉड क्या रहेगा, r2 माइनस r1। ये हो गया अपना डायरेक्शन, यानी अपन को मिल गया है F12 कैप। व्हाट इट, सो ये वैल्यू को इफ अपन इस फॉर्मूले में पुट कर दें, सो वी विल गेट F is equal to K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये जो अपन यहाँ पे जो मॉड वाली वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये अपन ने लिख ली है, ये अपने मॉड में। डायरेक्शन अपन को क्या मिली है, डायरेक्शन अपन को मिल गई मल्टीप्लाई में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1। ये अपन निकाल रहे हैं F21 के लिए। तो अब देखो, इसको अपन नीचे तक क्यूब हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये तो अपना क्यूब हो गया, R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 इन वेक्टर फॉर्म। ये तो अपना निकल गया F21 के लिए। अब ये डायरेक्शन का फोर्स अपन ने निकाल लिया वेक्टर फॉर्म में, अब अपन को ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, F12 सेम फॉर्मूला सेम वे में, K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 का अपॉन R2 माइनस R1 इन मॉड। अब नेगेटिव क्यों लिया अपन ने, बिकॉज अपन ने पहले ये डायरेक्शन ले ली, तो ये पॉजिटिव मान ली। अब अपन जब F12 ले रहे हैं, इसका अपोजिट है, सो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। इफ ये पॉजिटिव लिया है और ये F अपना स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, सो दूसरी वैल्यू ऑब्वियसली अगर इसका F नेट अपन को जीरो करना है, सो एक वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, इसलिए अपन ने इधर नेगेटिव ली। अपन इधर नेगेटिव ले लेते पहले, तो इधर पॉजिटिव लेनी पड़ती, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ले ली। तो F12 जो अपना आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 इन मोड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 इन वेक्टर। तो अभी आ गया। अब कुछ चीज नोटिस करो, ये वैल्यू क्या इक्वल है अपने इस वैल्यू के, तो क्या अपन लिख सकते हैं, F12 is equal to negative of F21 in vector form। मतलब देखो मैग्नीट्यूड सेम है, बस जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा साइन का, बिकॉज एक इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है, एक इधर जा रहा है तो नेगेटिव है। इफ अपन पहले F12 का अपन पहले निकाल लेते हैं, तो अपन का क्या आता है आंसर, F21 is equal to negative of F12। बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट। वेक्टर फॉर्म है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ अपन ने किया क्या।
सबसे पहले अपन ने डायग्राम बनाया, फाइनल माइनस इनिशियल के लॉजिक से अपन ने R2 माइनस R1 निकाल लिया। अपन ने पहले इस डायरेक्शन के लिए निकाला फोर्स, सो अपन ने से पॉजिटिव ले लिया। किसी भी अगर अपन को वेक्टर को तोड़ना है तो उसको अपन तोड़ते हैं a इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। तो उसका डायरेक्शन अपन ने निकाल लिया इस इक्वेशन के, a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो अपन ने उससे इक्वेशन मिल गई अपन को R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। फिर अपन ने जब इसके एस इज इक्वल टू k इंटू Q1 प्लस Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर में जब अपन ने पुट किया तो अपनी जो इक्वेशन आई वो आई k Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। फिर अपन ने इस डायरेक्शन के लिए निकाला F12 के लिए, जो कि इसके अपोजिट है। अब क्योंकि अपन ने इसे डिफाइन किया कि स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वही इधर लग रहा है बट नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए अपन ने इसको नेगेटिव लिया इधर। अपन ने जब इसको सॉल्व किया तो अपन को ये पता लगा कि ये जो पीछे की वैल्यू आ रही है वो F21 के बराबर ही है। तो इससे अपन को पता लगा F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी जो फोर्स है वो इक्वल है एंड अपोजिट है। ओके, एंड दिस वाज आवर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब अपना अगला क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक्चुअली बहुत ही इजी टॉपिक है, बस नाम इसका हुआ टाइप है। मान लो अपन ने Q1 लिया है, Q2 लिया है, Q3 लिया है, इधर पे एक पॉइंट चार्ज रखा है। अपन को निकालना है कि Q डॉट क्या है, यानी यहाँ पे कितना चार्ज होगा, कितना फोर्स लग रहा है, F नेट कितना है। तो अब देखो ये सब पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसमें रिपेल करेंगे, बट अपन ने फॉर्मूले में देखा F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये वैल्यू कहीं पे भी किसी दो चार्ज के अलावा और उसके बीच के डिस्टेंस के अलावा किसी चीज पे फोकस्ड है? नहीं ना। सो ये जो अपना फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, वो इनकी आपस की वैल्यूज में नहीं डिपेंड करता। सो जो F नेट होगा वो अपना क्या आएगा, सबसे पहले तो F01 निकालते हैं, यानी इन पे कौन कितना फोर्स लग रहा है। सो K Q1 Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये R अपन ने डिफाइन कर रखी है। R01 ले लिया इसे, R20 ले लिया इसे, और R30 ले लिया। सो R01 का स्क्वायर, F02 का वैल्यू क्या रहेगी, K Q2 Q0 अपॉन R20 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली F03 की वैल्यू भी रहेगी K Q3 Q0 अपॉन R30 का होल स्क्वायर। तो जब अपन इसको नेट फोर्स जो निकालेंगे तो वो अपना क्या आएगा, F नेट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03। किसी एक चार्ज पे किसी तीसरे चार्ज की वजह से कोई भी फोर्स में डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अगर अपन इस पे फोर्स निकालते Q0 की वजह से, तो ये तो फोर्स दे रहा है माना, बट इस पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ रहा है। ये तो अपने इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि चार्ज की जो फोर्स की जो वैल्यू वो दो चार्ज पे डिपेंडेंट है और उसके डिस्टेंस के, कोई तीसरे चार्ज की तो बात ही नहीं की अपन ने। इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है अपन को कि अगर 3 से 4 से ज्यादा चार्ज है तो उसमें जो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो बस उन्हीं दो पे डिपेंड करेगा, कोई तीसरा चार्ज कतई ही उसको कुछ भी करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाट फॉर टुडे।